हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो 2022-23 के लिए जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। आपका इसमें दो प्रकार का एग्जाम होगा। पहला एग्जाम जो होगा वह 1.5 घंटे का होगा, जो 40 क्वेश्चन होंगे और 1.5 घंटा मिलेगा उसके लिए। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और गलत उत्तर अगर होता है तो उसके लिए कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। इसीलिए आप लोग सभी क्वेश्चन का जवाब अवश्य दीजिएगा अपने एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी रहती है। तो देखिए, जब राष्ट्रवाद क्या होता है, तो अपने देश के प्रति प्रेम को दिखाने के लिए राष्ट्रवाद कहते हैं। और किसके द्वारा जुड़ी रहती है, तो समान संस्कृति। तो एक देश में जो लोग रहते हैं उनकी संस्कृति समान होती है, इतिहास उनका समान होता है, उनकी भाषा, लोक परंपरा भी समान होते हैं। तो ये तीनों कारण हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट उत्तर। यानी राष्ट्रवाद में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता ये सभी कारणों की वजह से एक दूसरे से जुड़ी रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो वह प्रसा के चांसलर थे। कहाँ के चांसलर थे? प्रसा के चांसलर थे। बाद में उन्हें जर्मनी का भी चांसलर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो देखिए, आपको पता होगा कि खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। बचा हमारा बारदोली, तो बारदोली आंदोलन जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। क्लियर है दोस्तों? इसलिए इस सवाल का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो देखिए, साइमन कमीशन भारत आया था भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर है। देखिए, जब साइमन कमीशन आया था उस समय संविधान बनाने पर चर्चा की जा रही थी, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा कह दिया गया था कि 1948 में भारत को आज़ाद करके चले जाएंगे हम। और उससे पहले 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उसी समय भारत में संविधान बनाने की निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। उसे देखने के लिए, उसके कार्यशैली को अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था। तो देखिए, प्राचीन काल में एशिया यूरोप का व्यापार जो है वह रेशम मार्ग से होता था। किससे होता था? रेशम मार्ग से होता था। इसलिए ऑप्शन बी राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी फोर्ड द्वारा। सबसे पहले किसने किया था? हेनरी फोर्ड द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉन ऑफ द सेंचुरी। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। महिमा मंडन का मतलब होता है किसका विवरण है, तो संगीत का विवरण है। इस चित्र में किसका विवरण है? संगीत का विवरण है। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो देखिए, पहले जो है महिलाओं कपड़ा जो बनाती थी, कपड़ा कताई करती थी, वह हाथ से करती थी। जब स्पिनिंग जेनी मशीन आ चुकी थी उसके बाद कताई करना आसान हो गया था। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था। तो देखिए, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है पुर्तगाली द्वारा लाया गया था। आपको पता होगा कि अंग्रेज जो है 1947 में हमारा भारत छोड़ के चले गए थे, लेकिन पुर्तगाली जो है 1961 तक भारत में रुके थे। गोवा जो हमारा राज्य है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, उस गोवा को छोड़ करके 1961 में पुर्तगाली यहाँ से गए थे। अगला क्वेश्चन है, गैली क्या है। तो गैली जो है एक धातुई फ्रेम है। क्लियर हो गया दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, यदि सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का किस प्रकार का विभाजन कहते हैं। क्षैतिज विभाजन कहते हैं, ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं, या दबाव समूह कहा जाता है, सामुदायिक विभाजन कहा जाता है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा क्षैतिज विभाजन। देखिए, सरकार के जो ये तीनों विधायिका, एक अंग है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों से मिलकर ही सरकार बनता है। इसके बिना सरकार बना पाना संभव नहीं है। क्लियर हो गया दोस्तों? यानी कि अगर लोकतांत्रिक देश में सरकार चलाना है तो ये तीनों चीज का होना अनिवार्य है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों के अलग अलग पावर है जो क्षैतिज व्यवस्था में वितरण किया गया है। अगर आपसे यही पूछे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, यह किस प्रकार का सत्ता का बंटवारा है, तो वहां पे आप लोग मारिएगा ऊर्ध्वाधर।
क्लियर हो गया दोस्तों। तो इस 11 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, क्षैतिज वितरण, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में इस समय कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 संघीय क्षेत्र हैं, मतलब 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है अभी वर्तमान समय में। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो वह जो है अश्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित है। मैक्सिको में ओलंपिक में अश्वेत आंदोलन का इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। देखिए, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत को समाप्त करने के लिए संविधान में एक अनुच्छेद बनाया गया जो कि हमारे मौलिक अधिकार में दिया गया है, संविधान के भाग 3 में दिया गया है। वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। क्लियर हो गया दोस्तों। अनुच्छेद 17 में यह दिया गया है अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी कि छुआछूत नहीं होगा, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी धर्म का हो। क्लियर हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, बामसेफ। बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? तो यह सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। अल्पसंख्यक समूह के कर्मचारी द्वारा यह संगठन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो भारत में राजनीतिक दल जितने भी होते हैं उन सभी को कौन नेशनल पार्टी है, कौन राजकीय पार्टी है, कौन स्थानीय पार्टी है, इसका जो मान्यता देता है वह देता है चुनाव आयोग। क्लियर हो गया दोस्तों। वह देता कौन है? चुनाव आयोग है, देता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार होती है तो लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है? उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार होती है और वैध सरकार होती है। ये तीनों सही उत्तर है। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकार होते हैं लोकतंत्र में, वह ये तीनों चीज होते हैं, यानी कि उत्तरदायी भी होते हैं, अपने जिम्मेदार भी होते हैं और वैध भी होते हैं कानूनी रूप से। लेकिन आज की सरकारें जो है वह चारों चीज़ों का पालन नहीं करती हैं। ये आपको भी पता होगा और आप लोग भी देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? श्रेष्ठतम का मतलब होता है सबसे बढ़िया है। तो देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार सबको मिला है, शिक्षा का अधिकार भी मिला है, समानता का अधिकार मिला है, लेकिन सन 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार लागू किया गया यूपीए सरकार द्वारा। क्लियर है दोस्तों। 2005 में सूचना का अधिकार एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में जनता को दिया गया कि यह जो है सूचना के अधिकार अधिनियम से हम लोग सरकार के कामकाज पर, किसी ऑफिसर के कामकाज पर अगर हम उसके बारे में जानकारी लेना चाहे तो इस अधिकार के तहत उसकी जानकारी तहकीकात कर सकते हैं हम लोग। और यह अधिकार का उपयोग करना बहुत ही आसान बनाया गया है। सिर्फ पहले ऑफलाइन था तो 10 रुपये का एक टिकट साटिए और पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कर दिए, संबंधित विभाग को लेटर लिख के आप जिस भी चीज़ का जानकारी लेना चाहते हैं आपको जानकारी 1 महीने के अंदर मिल जाती थी। अब तो ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू हो चुका है, ऑनलाइन भी आप इस पर कंप्लेन दर्ज करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं? देखिए, लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, किस में आरक्षित है? आप लोग गलती करिएगा ऊपर सही मारिएगा, जो कि गलत है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित नहीं होती है। यह सिर्फ पंचायती राज में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। क्लियर है दोस्तों। पंचायती राज में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किया गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था? किया था मेधा पाटेकर ने। नर्मदा एक नदी है जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। इस नर्मदा पर बहुत सारे फैक्ट्रीज लगाए जा रहे थे, जिसे बचाने के लिए इसका नेतृत्व आंदोलन चलाया गया। उसका नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटेकर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। जो संसाधन बार बार उपयोग में लाया जा सकता है उसे हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय, और जिसे हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं, जो कभी न कभी समाप्त हो सकता है, उसे बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अगला सवाल है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? देखिएगा, यहाँ नहीं पाई जाती है। तो देखिए, महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी पाई जाती है, गुजरात में भी काली मिट्टी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन राजस्थान जो है यह रेगिस्तानी इलाका है, इसमें काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। एक क्वेश्चन है, काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा कि काली मिट्टी जो है वह किस फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। क्लियर हो गया दोस्तों। अगला सवाल है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? देखिए,
हमारा भारत का जो एरिया है, क्षेत्र है, उसमें अनेकों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और सब एक साथ रहते हैं, इसीलिए उसे बोलते हैं हम लोग जैव विविधता। यानी कि अनेक प्रकार के पौधे हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, फिर भी सब साथ रहते हैं। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग अपने डेवलपमेंट के नाम पर, अपने विकास के नाम पर हम लोग जानवर को, पेड़ को मारे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, यानी कि पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है। तो यही कारण है कि जैव विविधता कम हो रही है, यानी कि वन्य जीव का आवास का विनाश करते जा रहे हैं हम लोग, और उनका शिकार करते जा रहे हैं हम लोग, पर्यावरणीय प्रदूषण फैला रहे हैं, इसलिए ये सबसे जैव विविधता कम हो रही है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाते हैं, कोई भी बहुउद्देशीय का परियोजना बनाते हैं तो वह बाढ़ पर नियंत्रण कर सकता है, पानी जमा होगा तो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, और वह जब पानी गहरा जमा हो जाता है तो जल विद्युत उत्पादन भी होता है। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो यह रोपण फसलें हैं, सभी को रोपा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में उगाई जाती है? तो भारत में धान की खेती खरीफ फसल में गिनी जाती है। गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, ये सब रबी फसल में आते हैं, और खरीफ फसल में जैसे मक्का हो गया, आपका धान हो गया, ये खरीफ फसल में आते हैं। जायद फसल, भारत में 3 प्रकार में फसल उगाई जाती है, 3 ऋतु में फसल उगाई जाती है। एक खरीफ जो बरसात के मौसम में, रबी जो कि ठंडा के मौसम में, और गर्मी के मौसम में जायद फसल उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कोयले की खानों में कौन सा खान झारखंड राज्य में? तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा, बोकारो झारखंड में है, बाकी उड़ीसा छत्तीसगढ़ में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक आधारभूत उद्योग है? आधारभूत का मतलब क्या होता है? आधारभूत का मतलब होता है वैसा उद्योग जिसके दम पर अन्य उद्योग भी चलाए जाते हैं, यानी कि बेसिक नीड में उसका उपयोग किया जाता है। वह है आपका लोहा उद्योग, क्योंकि बिना लोहा के ना ही कोई मशीनरी बनाई जा सकती है, ना ही अन्य कोई उद्योग लगाए जा सकते हैं, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग जो है वह एक आधारभूत उद्योग है। अगला सवाल है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? देखिए, जब कोई भी फैक्ट्री लगता है तो उससे प्रदूषित यानी खराब जो जल होता है उसको नदी में बहा देते हैं, जो कि नदी को पूरी तरह गंद कर देता है। अगर आप सिर्फ कारखाना से निकला हुआ जल को 1 लीटर अगर बहाते हैं तो वह लगभग 8 लीटर पानी को गंदा कर देगा। समझ में आया? यानी कि अगर आप जितना पानी कारखाना से निकलेगा उसके 8 गुना पानी बाहरी वाला भी गंदा कर देगा, खराब कर देगा, प्रदूषित कर देगा। इसलिए कारखानों का जो पानी निकलता है उसे डायरेक्ट नदी में ना बहा करके उसे रिफाइन करने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है फैक्ट्रियों को। सरकार इस पर ध्यान भी दे रही है, और अभी हम लोग पर्यावरण संरक्षण में सभी देशों के साथ कम्पीट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पर भी काम कर रहे हैं, ये सोलर प्लांट बैठाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, सड़क परिवहन हम लोग जानते हैं कि परिवहन जो है हम लोग का वह 4 प्रकार से होता है। एक हवाई परिवहन, दूसरा होता है रेल परिवहन, तीसरा होता है पानी यानी कि जल परिवहन, और चौथा होता है सड़क परिवहन। इन 4 प्रकार में सबसे जो सस्ता होता है वह होता है सड़क परिवहन। तो देखिए, सड़क परिवहन घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, बात सही है, ये तो कथन सत्य है। अगला है, उबड़ खाबड़ भूमि पर भी सड़क बनाई जा सकती है, बहुत अच्छा बनाई जा सकती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, राइट। बिना सड़क परिवहन के अन्य परिवहन के साधन भी नहीं चले जा सकते हैं। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, ये गलत है, क्योंकि 1 किलोमीटर अगर आप रोड बनाते हैं और 1 किलोमीटर अगर आप रेल की पटरी बनाते हैं, इसमें सबसे आपको महंगा कौन पड़ेगा? तो आपको रेलवे महंगा पड़ेगा और रोड सस्ता पड़ेगा, जबकि इसमें लिखा है कि बहुत अधिक है। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर जाएगा, क्योंकि सवाल में पूछा था कि कौन सा कथन असत्य है। समझ में आ गया दोस्तों? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? देखिए, मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो HDI है, यह तैयार किया जाता है भारत में चाहे किसी भी देश के स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर और प्रति व्यक्ति आय के ऊपर, यानी कि उस देश के नागरिकों का स्वास्थ्य कैसा है। ऐसा तो नहीं कि 10,000 कमा रहे हैं और सारे लोग बीमार पड़ के
सब दवाई में लगा दे रहे हैं। शिक्षा, वहाँ का शिक्षा का स्तर कैसा है, हमारे भारत का जो अभी लिटरेसी रेट है कितना है, इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि हमारे भारत में अभी साक्षरता दर कितना है। अगला क्वेश्चन इसमें जो है प्रति व्यक्ति आय के ऊपर, प्रति व्यक्ति क्या होता है, जैसे एक आदमी कितना कमा रहा है, एवरेज जो है कितना वो उसका पर डे का इनकम है, ये देखा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, यानी कि मानव विकास रिपोर्ट में। तो इसका ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर हो दोस्तों। अगला सवाल है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। देखिए जो अगली पीढ़ी है उसके कल्याण को करता है धारणीय विकास। ठीक है, आर्थिक विकास अगर खाली तो सबके पास पैसा हो लेकिन उनकी संस्कृति ना हो, उनका संस्कार ना हो और उनके पास पर्यावरण उपलब्ध ना हो, तो पैसा होने से तो कुछ नहीं हो सकता। समृद्धि यानी कि उनके पास धन दौलत तो आ गया, लेकिन अगर उनके पास शिक्षा ही नहीं है तो ये तो नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा धारणीय विकास। धारणीय विकास का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, किसी भी भावी पीढ़ी के डेवलपमेंट का मुख्य जो चीज होता है वह होता है धारणीय विकास, जिसे हम लोग सतत विकास भी कहते हैं। अगला है, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है। तो देखिए सलमा जो है सरकारी अस्पताल में है, और सरकारी अस्पताल में जब नौकरी करते हैं उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। कैसा कहते हैं, संगठित क्षेत्र। दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक होता है संगठित, दूसरा होता है असंगठित। संगठित का मतलब होता है जिनकी नौकरी पक्की है, जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी मिल रही है मंथली, और दूसरे होते हैं असंगठित क्षेत्र, वैसे जिन्हें कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता है, जो प्राइवेट मजदूर होते हैं, किसी व्यक्ति के यहाँ काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, उसे असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। हमारे भारत में 2022 में एक श्रम कार्ड बनाया जा रहा था, श्रम विभाग द्वारा इस कार्ड को बनाया जा रहा था, जो कि जो श्रम कार्ड के रिपोर्ट के अनुसार अभी भारत की 28 करोड़ आबादी 10,000 से कम पैसा कमाती है, क्योंकि जितने भी श्रम कार्ड में रजिस्टर्ड मजदूर हैं वो सभी जो है असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। तो देखिए सेवा तीन प्रकार के क्षेत्र होता है, एक प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा होता है सेवा क्षेत्रक। सेवा में देखिए क्या होता है, परिवहन आता है, संचार आता है, बैंकिंग आता है। जैसे मुझे यहाँ से अगर कहीं दिल्ली जाना है तो उसके लिए हम गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो परिवहन हो गया, किसी से बात करना संचार का इस्तेमाल करेंगे, बैंकिंग सेवाएं का इस्तेमाल करेंगे, ये जो है वह सेवा क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है। देखिए वस्तु विनिमय क्या होता है इसको ध्यान समझिए। पहले क्या था, पहले के ज़माने में करेंसी जो है उतना उपलब्ध नहीं था, तो हम लोग एक सामान दे करके उसके बदले दूसरा सामान लिया करते थे, उसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय। अब तो हम लोग किसी सामान को, वस्तु को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए उसके बदले अपने देश की करेंसी यानी कि रुपया देते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। हम लोग एक सामान के बदले दूसरा सामान लिया करते थे, उसे हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा करना, मतलब मेरे पास एक गाय है, मैं उस गाय को आपको किसी और को दे दूंगा और वह उससे बकरी ले लूंगा 5 गो, तो यह वस्तु विनिमय कहलाएगा। अगला सवाल है, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं। तो देखिए व्यापारिक बैंक का साख निर्माण करना ये भी काम है, ऋण देना यानी कि उधार देना ये भी काम है, जमा स्वीकार करना ये भी काम है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी व्यापारिक बैंक का यह सभी काम है। अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। देखिए बहुराष्ट्रीय का मतलब होता है बहु माने अनेक, राष्ट्र माने अनेक, देशों में। तो अनेक देश में जब कंपनी रहेंगे तो एक से अधिक देशों में उनका उत्पादन पर नियंत्रण होता है। कुछ चीज़ें वह भारत में बनाएंगे, कुछ चीज़ें अमेरिका में बनाएंगे, कुछ चीज़ें वह चीन में बनाएंगे, इसलिए उनका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रहता है। इसलिए ऑप्शन सी राइट उत्तर है। अगला है, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है। तो फोर्ड मोटर जो है यह एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। अगला है, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता की प्रमाणक है, चिन्ह है। तो आप लोग सुने होंगे कि जो भी सोना लेते हैं, घर में आभूषण लिया जाता है, यानी कि सोना चांदी ये सब जाता है, वह हॉलमार्क का ले जाता है, और हॉलमार्क का जो होता है वह सही माना जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आभूषण। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है, कंज्यूमर डे। आप एक क्वेश्चन बताइएगा, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है।
क्लियर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।